Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैं फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ ना, तो होता क्या है, कोई ना कोई बैलेंस मेरा छूट जाता है और मैं कैश फ्लो में उसका ट्रीटमेंट नहीं डालता, जिसके कारण मेरा क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं होता। तो सर इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, साथ साथ में मेरे क्वेश्चन करना और कॉपी पेन सर हाथ में रखना और ये स्टेप्स को सुनो। सर पहला स्टेप बोलता है ड्रॉ द फॉर्मेट। सर कौन सा फॉर्मेट और कितना फॉर्मेट बनाना है, ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। सर है कुछ नहीं, इसमें ये कर लेना 2023। सर इसमें है कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर सर मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो जो मेरी जैसे एडजस्टमेंट करते हैं सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की, तो मैंने उसकी जगह छोड़ता गया। तो तुम एज इट इज़ ये फॉर्मेट को कॉपी करके अपनी कॉपी में उतार दो। सर इतना ही तुम्हें लिखना है, बिना क्वेश्चन पढ़े पहले इतना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए, ऑपरेटिंग का इतना फॉर्मेट बनाना, सर फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ी जगह छोड़ना और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए जगह छोड़ देना। और सर लास्ट में नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। तो सर पहले इतना फॉर्मेट बना लो। सर उसके बाद एक और फॉर्मेट, एक और वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 हमेशा यही होगा जो होगा मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई की कैलकुलेशन। तो सर ये भी एक बार बना के रखना। तो सर ये वर्किंग नोट 1 का भी फॉर्मेट तुम लोग बना के रखोगे एज इट इज। सर ये सारा फॉर्मेट मैंने लास्ट की वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, इस वीडियो में मैं फॉर्मेट नहीं एक्सप्लेन करूंगा। एज इट इज पहले फॉर्मेट बना लेना, कुछ नहीं करना। सर स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पेस्ट कर दो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब सर स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, जब तुम लोगों ने इतना फॉर्मेट बना लिया, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। सर क्वेश्चन में वो बोलता है मेक द वर्किंग नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर स्टेप नंबर 2 बोलता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते साथ तुम लोग क्या करो, इसके एक वर्किंग नोट्स बनाते जाओ, ठीक है सर। वो कैसे बनाने मैं बताता हूँ। तो देखो स्टेप नंबर 2 करते हैं। मैं सबसे पहले आ गया सर, मैंने वर्किंग नोट 1 जो है वो मेरा नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, तो उसको एज इट इज बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और सेम टू सेम बस इसको लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर मैं क्वेश्चन को ना सबसे पहले मैं हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा, एक बार ओवरव्यू ले लूंगा कि दिया गया बैलेंस शीट में, पर सबसे पहले मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा। देखो सर मैं आ गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलती है प्रपोज डिविडेंड सर 31 मार्च 2023 एंड 2022। इसका मतलब है सर ये होगा करंट ईयर, ये होगा प्रीवियस ईयर। सर ये है मेरा 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है अगर मैंने पहले 2023 लिखा तो पहले डिविडेंड भी उसका ही गिवन होगा। तो 2022 का डिविडेंड कितना है सर, 50,000 रुपये का मेरा 2022 का डिविडेंड है। अब देखो सर कैसे करेंगे इसको। सर इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका वर्किंग नोट बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर shall be considered। सर प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, देखो सर 50,000 प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। तो सर मैंने एक वर्किंग नोट में यहाँ पे लिख दिया 50,000। सर क्या ये लिखना मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, बट तुम लोग अगर लिखोगे तो उससे फायदा करोगे, मैं अभी बताता हूँ। अब स्टेप नंबर 2 ने बोला एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, अगर उसका वर्किंग नोट बनता है तो बनाओ, अगर वर्किंग नोट नहीं ना बनता तो बस एक ऐसे लाइन लिख दो कि प्रपोजल में प्रीवियस ईयर का कंसिडर होता है और 50,000 यहाँ पर लिख दो। सर वो क्यों लिखना है मैं उसका रीजन बताता हूँ। अब देखो अब क्या बोला उसने बोला स्टेप नंबर 3, मैंने एक वर्किंग नोट बनाया, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, फिर वो बोलता है पुट द ट्रीटमेंट इन द रिस्पेक्टिव हेड्स। सर इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड लिखा, उसने बोला अब क्या करो, ये प्रपोज डिविडेंड जहां जहां जाता है, कौन से रिस्पेक्टिव हेड में जाता है उसको लिखो। मैंने कहा सर ये 50,000 का डिविडेंड है, ये 2 जगह जाता है। एक तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जाता है, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ये वर्किंग नोट में ऐड होता है ताकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आए, और सर दूसरा ये फाइनेंसिंग में लेस होता है। ये मैं तुम लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। तो देखो मैं आया सर वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में साफ साफ लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ वर्ड लिख दो
प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, सर ये था मेरा 50,000। सर मैंने डिविडेंड पहले माइनस किया होगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में इसको कर दूंगा ऐड। दूसरा क्या करूंगा, मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आऊंगा और मैं यहां लिख दूंगा कि मेरा प्रपोज्ड डिविडेंड पेड है, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड 50,000, इसको कर देंगे सर लेस। हमेशा एक बात याद रखना, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, उसका एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट बनाने के बाद स्टेप नंबर 3 बोलता है कि जो वर्किंग नोट बनाया उसके रिस्पेक्टिव हेड्स में ट्रीटमेंट डालो। अब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 पे आता हूँ। सर वो बोलता है अ मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन देयर ऑन इज 30,000, सोल्ड फॉर 10,000। सर सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलती है एक मशीन थी, सर उसकी कॉस्ट थी 50,000 की, वो मशीन थी। अगर वो मशीनरी 50,000 की थी, उस 50,000 की मशीनरी पे 30,000 की अभी तक की डेप्रिसिएशन लगी थी। ये देखो, ये उसने लिखा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, उस मशीनरी के ऊपर 30,000 की डेप्रिसिएशन थी, उसको बेच दिया 10,000 में। सर मेरे को बात बताओ, अगर ये मशीनरी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने हमेशा बात बताई है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा। मेरे को मशीनरी का अकाउंट बनाने के लिए इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। सर मशीनरी का अकाउंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बैलेंस शीट में। तो देखो सर ये बैलेंस शीट हमें गिवन है, मशीनरी जो होती है वो मेरा होती है नॉन करंट एसेट। तो मैं गया बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स में मैंने देखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 280, क्लोजिंग बैलेंस है 370। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेरे को चाहिए अकाउंट को शुरू करने के लिए, तो मेरे को सर ये मिल गया। अच्छा, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला सर, उसने सेल बताई है और सेल पे हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। सर मैं थर्ड इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूं क्योंकि वो भी इसी के रिलेशन में है। तो मैंने देखा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। इसका मतलब है सर मैं एक मशीनरी का अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है अलॉन्ग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो सर मैं यहां पर अकाउंट बनाता हूं जिसको मैं बोलूंगा वर्किंग नोट नंबर 3। तो मैंने सर वर्किंग नोट 3 बनाया, वर्किंग नोट नंबर 3, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, एक मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूं। सर मशीनरी का अकाउंट है तो मेरा एसेट साइड होती है सर, तो ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट साइड में क्योंकि मशीनरी एसेट होता है, सॉरी ओपनिंग होगा डेबिट साइड में क्योंकि एसेट है। तो सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर बीडी इधर है तो सीडी इधर आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर अब मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना था, सर ओपनिंग बैलेंस था 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3,70,000। सर देखो 2,80,000 का है मेरा ओपनिंग बैलेंस, सर मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 3,70,000 का है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अब मेरे को एक बात बताओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता था एक ऐसी मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000, उसके ऊपर अभी तक 30,000 की डेप्रिसिएशन लग गई है, तो मैंने 30,000 कर दिया लेस। इसका मतलब है अभी की उसकी वैल्यू है 20,000। इस 20,000 की मशीनरी को 10,000 में सेल कर दिया, ये देखो वो सोल्ड फॉर 10,000। तो सर मेरे को एक बात बताओ, 10,000 आ जाएगा बाय बैंक में सेल, अगर 20 की मशीनरी को मैं 10 में बेचूंगा तो मेरे को होगा 10,000 का लॉस। तो इसी को सर मैं इधर लिखता हूं, सर यहां पर मेरा आएगा बाय बैंक अकाउंट, सर कितना 10,000 का सर आ जाएगा मेरा बैंक अकाउंट। सर इधर आ जाएगा मेरा बाय लॉस, सर बाय लॉस कितना आएगा 10,000 का आ जाएगा सर मेरा लॉस, कि मेरी ये बैंक अकाउंट में आ गया सेल, 10,000 का हो गया सर लॉस। अब थर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है, एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखो उसने बोला 50,000 की मशीनरी है, इसी मशीनरी के ऊपर देयर ऑन वर्ड लिखा, मतलब इस मशीनरी के ऊपर 30,000 की डेप्रिसिएशन है, तो मतलब आज की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 30, 20,000 की वैल्यू हो गई, उसको मैंने 10 में बेच दिया तो 10,000 का हो गया लॉस। तो सर देखो जब मेरा ये दोनों बैलेंसेस यूज हो गए, इसको कट कर दूंगा और क्या करूंगा कि ये अब थर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द 20,000। सर अब ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, मेरे को एक बात बताओ। उसने बोला जो मशीनरी बिकी उसके ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन थी 30,000। सर बाकी मशीनरी तो बची होगी ना, एक मशीनरी का पार्ट बेचा या मशीनरी बेची, जो मर्जी बेचा, सर बाकी की मशीनरी जो बची है उसके ऊपर, क्योंकि देखो जो मशीनरी बेच दी वो बेच दी, जो बाकी की बची है वो पूरे साल के लिए यूज की, पूरे साल के लिए यूज की, तो उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन गिवन होगी हमें 20,000। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल में 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की है। इसका मतलब है सर मैं इसको अपनी वर्किंग नोट में जो मेरा मशीनरी अकाउंट है वहां दिखाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन 20,000। अब मेरे को एक बात बताओ, ये देखो एक बार मैं दोबारा से दोनों को समझा रहा हूँ। देखो ये जो डेप्रिसिएशन थी ना, ये थी जो मशीनरी सेल की उसके ऊपर, तो ये बस यूज होगी प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन में करंट वैल्यू निकालने के लिए। सर ये जो 20,000 थी ये थी मेरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अब मेरे को एक बात बताओ, सर ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल हो गया, सेल पे लॉस हो गया और डेप्रिसिएशन गिवन है, तो क्या नहीं गिवन है सर, मेरे को परचेज गिवन नहीं है।
तो सर मैं उसको निकाल लूँगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। सर यहाँ पर टू परचेज नहीं आएगा, टू बैंक आएगा। सर टू बैंक ये होगी बैलेंसिंग फिगर, ये होती है परचेज और ये होती है सेल। अब देखो सर मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 3,70,000 प्लस 40,000 माइनस 2,80,000। सर ये आ गया 1,30,000 की मेरी आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब देखो सर मैंने स्टेप नंबर 3 क्या बोला, वर्किंग नोट बना लिया। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट कंप्लीट है। स्टेप नंबर 2 बोलता था एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट भी बना लिया। अब इसका ट्रीटमेंट डालो रिस्पेक्टिव हेड में। सर मेरे को एक बात बताओ, ट्रीटमेंट कैसे आएगा, मैं देख ये देखो, बीडी कहीं आता नहीं, कैरेट डाउन कहीं आता नहीं, डेप्रीसिएशन जाता है सर मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्योंकि नॉन कैश है। सर जो मेरा लॉस है ना सर ये भी जाता है ऑपरेटिंग में क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। सर जो मेरा सेल है ये जाता है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और सर ये परचेज भी जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो देखो सर मैं कैसे लिखता हूँ, उसने बोला कि मेरा 10,000 की सेल है और 130 की परचेज है। तो मैं चला गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, मैंने यहाँ लिखा सेल ऑफ मशीनरी, फिर मैंने यहीं पे लिखा परचेज ऑफ मशीनरी। सर 10,000 की सेल थी तो 10,000 को लिख दूंगा पॉजिटिव में। सर परचेज जो मैंने की सर वो थी 1,30,000 की परचेज, तो उसको कर दूंगा सर नेगेटिव क्योंकि उससे पैसा बाहर गया। अब मैंने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता हूँ और मैं डेप्रिसिएशन डालता हूँ। तो सर ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, तो उसने बोला कि अगर कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको इधर डालो। तो सर डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। सर डेप्रिसिएशन डाल दूंगा 20,000 की, और मेरे को लॉस हुआ क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी सर वो आ गया मेरा 10,000। तो सर मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 3 फॉलो किया, उसने बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनाओ, सर वर्किंग नोट बना दिया, उसके बाद उसको रिस्पेक्टिव हेड्स में डाल दिया। अब क्या करता हूँ सर, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाऊंगा, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बोलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 पढ़ो, इंटरिम डिविडेंड सर 20,000। अब देखो इसमें ना कोई वर्किंग नोट बनेगा नहीं, बट इसको ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन को तुम साइड में लिख लेना, इंटरिम डिविडेंड पेड। सर 40,000 का तुम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड को पे किया है। देखो 40,000 का उसने क्या बोला, इंटरिम डिविडेंड पेड है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब है इसी साल का डिविडेंड है। सर 20,000 इंटरिम डिविडेंड, 40 नहीं है, तो मैंने 20,000 का इंटरिम डिविडेंड पे किया है। तो सर मेरे को ये बात बताओ, डिविडेंड है दो तरह के सर, इसके जो अब रिस्पेक्टिव हेड में ट्रीटमेंट क्या होंगे, ऐड कर दूंगा। कहाँ ऐड करूंगा सर, सर यहाँ पर मैं नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड कर दूंगा क्योंकि पहले मैंने उसमें से माइनस किया होगा। तो सर मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरिम डिविडेंड पेड सर 20,000। अब सर इसको मैं फाइनेंसिंग में से लेस कर दूंगा, तो सर मैं यहाँ लिखूंगा इंटरिम सर 20,000 मैंने कर दिया लेस। तो सर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ये कोई वर्किंग नोट नहीं है, बट मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि मेरा जो स्टेप है वो सही तरह से फॉलो और मेरा कोई छूटे ना। तो देखो अब वर्किंग नोट नंबर 5 सर वो कहाँ से मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है, वो बोलती है इनकम टैक्स पेड 35,000। मैंने एक बात बताई थी, अगर मेरे को इनकम टैक्स पेड गिवन है या इनकम टैक्स प्रोवाइडेड गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो मैं अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट बनाने के लिए सर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बैलेंस शीट से। तो मेरे को इसके लिए कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, कौन से अकाउंट का सर, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होती है और मेरी करंट लाइबिलिटी में देखेगी। तो सर मैं आ गया, सर देखो मैंने देखा करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है, उसने बोला नोट नंबर 3 में जाकर देखो इसकी डिटेल क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नोट नंबर 3 में जाता हूँ। ये ना मेरा नोट नंबर 3, नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 3 है और ये प्रोविजन फॉर टैक्स ही गिवन होगा। तो सर ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 50, तो ये देखो 40 और 50 इसको कट कर दो, और यहाँ से भी ये सेम है 40 और 50 इसको कट कर दो। और उसने बोला कि इनकम टैक्स जो 35,000 का पे किया है, तो मैं वर्किंग नोट 5 में आ गया और मैंने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अगर सर मेरे को इसमें एडजस्टमेंट नहीं गिवन होती तो मैं क्या करता, मैं ओपनिंग बैलेंस को हमेशा मान लेता कि ये टैक्स पेड होगा और क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा इसको वर्किंग नोट की कैलकुलेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर देता। सर यहाँ पर है प्रोविजन फॉर टैक्स। सर प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है ना सर, यहाँ पर आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सर टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर यहाँ पर आ गया। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 40,000 का ओपनिंग था सर, 50,000 का था क्लोजिंग बैलेंस।
एक बार कंफर्म कर लेते हैं सर। ओपनिंग था 40, सर ये देखो ओपनिंग बैलेंस है 40, क्लोजिंग है 50। अब देखो उसने बोला इनकम टैक्स 35,000 का मैंने पे कर दिया इनकम टैक्स। अब मेरे को बात बताओ, जब मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ तो इसका मतलब है मेरी लाइबिलिटी पे हो रही है। जब भी मेरी लाइबिलिटी पे होती है तो मैं एक एंट्री क्या डालता हूँ, क्रेडिटर टू बैंक। अब सर इसका सिंपल सा मतलब एक और बोलूँ तो मैंने जो पिछले साल 35,000 पे किया ना, मतलब इस साल पिछले साल का जो इस साल टैक्स पे किया ना 35,000, उसको मैंने कहाँ से पे किया होगा, जो मैंने प्रोविजन बनाई। इसका मतलब है प्रोविजन का बैलेंस कम होगा जब प्रोविजन का बैलेंस बढ़ता है। प्रोविजन लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस बढ़ेगा अगर मैं क्रेडिट साइड में डालूंगा, कम होगा अगर मैं डेबिट साइड में डालूंगा। तो उसने बोला यहाँ पर लिख दो टू बैंक अकाउंट, या इसको सिंपल सी एक बात समझ लो कि अगर मेरी लाइबिलिटी पे होती है तो एंट्री पड़ती है क्रेडिटर टू कैश। तो सिंपल सी बात है, प्रोविजन मेरी लाइबिलिटी है, उसको पे ऑफ कर रहा हूं तो प्रोविजन डेबिट टू बैंक। सर 35,000। अब मेरे को बात बताओ यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, बाय पीएनएल अकाउंट। सर ये पीएनएल अकाउंट कौन सा, ये पीएनएल अकाउंट वो पीएनएल अकाउंट है जो मैंने इस साल प्रोविजन बनाई होगी, जो पीएनएल अकाउंट में हिट हुई होगी, जिसके लिए मैं नेक्स्ट साल जो इस प्रोविजन को यूज करके ताकि मैं नेक्स्ट साल का टैक्स पे कर सकूंगा। तो सर ये हो गया बाय पीएनएल अकाउंट। तो सर ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 45,000। तो बाय जो ये बाय पीएनएल आ गया इसको लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर 45,000। सर वर्किंग नोट बन गया। अब क्या करेंगे, अब सर कुछ नहीं, अब हम लोग करेंगे इसको रिस्पेक्टिव हेड्स में डाल देंगे। ओपनिंग कहीं जाता नहीं, क्लोजिंग कहीं जाता नहीं। सर ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता, कोई इसलिए नहीं होता इसका ट्रीटमेंट क्योंकि ये बस एक इन्फॉर्मेशन है कि साल की स्टार्टिंग में इतना प्रोविजन थी, साल की एंडिंग में इतनी प्रोविजन है, इससे कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा। सर ये जो मेरा टू बैंक है ना, सर ये टू बैंक जाता है मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो टैक्स पे के नाम से, और जो ये पीएनएल है ये मेरा जाता है वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर, ताकि मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकूँ। तो सर मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स जो मैंने पे की है, सर वो कितनी है मेरी 45,000। ठीक है सर। अब इनकम टैक्स पेड मेरा हमेशा लास्ट में आता है, तो देखो टैक्स पेड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, तो 35,000 का हो गया सर टैक्स पे। सर ये फायदा होता है कि अगर तुम लोग जितना मैंने वर्किंग नोट बोला ना सबसे पहले उतना बनाना, सॉरी वर्किंग नोट बोला, जितना फॉर्मेट बोला ना पहले उतना फॉर्मेट तैयार करके रखो। फिर तुम लोग क्या करो, वर्किंग नोट का भी फॉर्मेट, एक वर्किंग नोट नंबर 1 कंपलसरी तुम्हें यही बनाना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे, जो बैलेंस शीट से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कटेंगे उसको काट देंगे और रिस्पेक्टिव हेड्स में उसका ट्रीटमेंट डाल देंगे। अब स्टेप नंबर 4 देखो क्या बोलते हैं, कहता है सब कुछ करने के बाद ना स्टेप नंबर 4 में बोलता है कि तुम लोग क्या करो, पुट द डिफरेंसेस ऑफ द बैलेंस शीट। अब क्या बोला ध्यान से समझो, देखो उसने क्या बोला, जो जो बैलेंस शीट में यूज हो गया उसको कट कर दो। सर एक मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यूज हो, एक मशीनरी का और ये प्रोविजन फॉर टैक्स का है। अब मैं एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, उसका सर ट्रीटमेंट डाल दूंगा। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसका मतलब है या तो पैसा आया होगा या तो पैसा गया होगा। अब एक एक ट्रांजेक्शन को बैलेंस शीट की पढ़ते हैं। सर शेयर कैपिटल साल की स्टार्टिंग में था 50,000 का, सॉरी 5,50,000 का, अब है 6 लाख का। बट सर उसने बोला नोट नंबर 1 में इसकी इन्फॉर्मेशन ढंग से दी है, तो सर मैं यहाँ से कट करता हूँ, सीधा जाता हूँ नोट नंबर 1 के अंदर। ये रहे मेरे नोट्स टू अकाउंट, और उसने बोल रहा है कि जो भी बैलेंस है ना, साल की स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल थे 1 लाख के, सर अब कितने के हो गए, सर 5 लाख के। तो मैंने क्या किया, अगर मेरी साल की स्टार्टिंग में सर 4 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है, अब 5 लाख के हो गए, 1 लाख के शेयर्स इशू किए होंगे। तो सर मेरे को पता, जब भी मैं शेयर्स को इशू करता हूँ ना तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। देखो सर मैंने क्या किया, इशू ऑफ शेयर्स, सर 1 लाख रुपया आया होगा, और ये कौन से शेयर्स हैं सर, ये इक्विटी शेयर्स हैं। अच्छा सर अब देखो, तो सर ये मेरा आ गया। ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर मेरे को ये बात बताओ, 1.5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, अब हो गई सर 1 लाख की। इसका मतलब है 50,000 की मैंने क्या कर दी सर, रिडम्पशन कर दी होगी। तो देखो सर जब मैंने इसको 50,000 की रिडम्पशन की तो मैंने यहाँ क्या लिखा होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर लेस कर देंगे 50,000 क्योंकि पैसा मेरा गया होगा। अब देखो सर मैंने इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी मैंने इसमें से कट। अब देखो क्या होगा सर, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट के जितने भी ट्रीटमेंट थे ना सर वो डाल दिए। सर शेयर कैपिटल मेरा डल गया। अब मैं आता हूँ रिजर्व और सरप्लस, वो कहते हैं रिजर्व और सरप्लस है ना, तो सर एक काम करो आप नोट नंबर 2 में चले जाओ। तो सर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, मैं सीधा नोट नंबर 2 में गया। मैंने नोट नंबर 2 में क्या देखा, रिजर्व और सरप्लस में
मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व गिवन है सर, साल की स्टार्टिंग में था 0, अब है 10,000। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब आता है? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है जब मैंने शेयर्स को इशू किया है। इससे मैंने शेयर्स को इशू किया है तो सर मैं यहाँ क्या डाल दूंगा, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है इसको मैं क्या सर ऐड कर दूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि ये शेयर्स को इशू के टाइम पे आया होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सर जो आया होगा सर वो कितना है, साल की स्टार्टिंग में था नील, अब हो गया सर 10,000। सर इसका मतलब है मैं यहाँ पर डाल दूंगा 10,000, ये मेरा आया है। अब क्या करता हूँ सर, देखो सर मैंने देखा सेकेंड है सर जनरल रिजर्व और सरप्लस। सर जनरल रिजर्व पहले था 40,000 का, अब है सर 70,000 का। इसका मतलब है मैंने साल की स्टार्टिंग में 40 था, अब हो गया 70, मैंने 30,000 रुपये इसमें से ट्रांसफर किया होगा। तो सर ये वर्किंग नोट का पार्ट चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चेंजेस इन रिजर्व सर कितने हैं मेरे 30,000। सर देखो चेंजेस इन रिजर्व आ गया 30,000, पहले 40 थे अब हो गए सर 70। अब देखो सर सरप्लस, सरप्लस का मतलब है सर मेरा जो मैंने अपने पास कितना पैसा रखा है। सर साल की स्टार्टिंग में तो 30, अब हो गया 48, तो सर 18,000 का सरप्लस है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18,000। सर मैंने इसको ऐड कर दिया वर्किंग नोट में, चेंजेस इन सरप्लस, ये आ गया सर मेरा 18,000। अब देखो सर तुम लोग फायदा देखो फॉर्मेट पहले ही बनाने का, कि मैं पढ़ी जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, मेरा धीरे 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 करके मेरे सारे वर्किंग नोट सर सारे के सारे मेरी बैलेंस शीट सर वो कटती जा रही है और मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उसका ट्रीटमेंट डाली जा रहे हैं। तो सर देखो ये सारा ट्रीटमेंट डल गया मेरा। अब यहाँ पर आ जाओ, मेरा ये दोनों भी हो गए। अब उसने बोला ट्रेड पेबल्स। सर ट्रेड पेबल्स मेरी होते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होता है तो स्टार्टिंग में थी, अब इसमें कोई नोट नंबर नहीं तो मैं यहीं पे देखूंगा सर 88,000 और 122। इसका मतलब है सर 122,000 में से सर साल की स्टार्टिंग में थे 88, अब हो गए 122, 34,000 से मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। मेरे को पता है अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो सर मैं इसको पहले बताओ करंट लायबिलिटी जाता है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो सर 34,000 से अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना, तो देखो सर ये मेरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो सर मैं क्या करता हूँ, मेरे को कैश का इनफ्लो होता है तो मैं उसको कर देता हूँ ऐड। तो सर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 34,000, सर इसको कर दूंगा मैं ऐड। अब देखो सर तो ये भी खत्म हो गया, तो सर मेरी लायबिलिटी साइड खत्म। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ऑलरेडी वर्किंग नोट में इसका ट्रीटमेंट डाल चुका हूँ। अब क्या करूंगा, इंटेंजिबल एसेट गुडविल। सर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ना गुडविल है 1,15,000 की, अब गुडविल होगी 90,000 की। अब इसमें बच्चों को क्वेश्चन आएगा, सर मेरे को ये बात बताओ सर ये सेल हुआ है या सर गुडविल अमॉर्टाइज हुई है? बेटा गुडविल अमॉर्टाइज हुई है। सर गुडविल कम कब होती है, अगर मैंने किसी बिजनेस को अपने बेच दिया, अगर मैंने बिजनेस को बेच दिया वो गुडविल मेरी कम हो जाएगी। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा है कि मैंने अपने कोई बिजनेस को सेल किया है? अगर बिजनेस को सेल किया होगा तो गुडविल कम होगी ना। सर ये है गुडविल अमॉर्टाइज, इसका मतलब है पहले थी 1,15,000 की, अब होगी 90,000 की। तो सर 25,000 की गुडविल मेरी अमॉर्टाइज है और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा गुडविल अमॉर्टाइज्ड 25,000। देखो सर साल की स्टार्टिंग में थी 1,15 की, अब होगी 90 की, तो सर 25,000 से मेरी गुडविल हो गई कम। अब देखो सर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स मैंने तुम्हें बोला था ये होता है मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब है सर ये मेरा फोर्थ पार्ट में ऐड होगा। मैंने क्या किया, करंट इन्वेस्टमेंट्स को देख लिया, इसका ओपनिंग बैलेंस देख लिया, सर 15,000 का ओपनिंग बैलेंस है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में गया, उसने बोला ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दो। मैंने कहा यार करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तो मेरी होती है कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो सर मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया कि ये मेरी है करंट इन्वेस्टमेंट्स सर, जो कि है मेरी 50,000 की, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया, क्यों किया मैं लास्ट में बताता हूँ तुम लोगों को। तो सर देखो ओपनिंग बैलेंस का तो मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट करंट इन्वेस्टमेंट्स का हो गया, ठीक है सर। मैंने 15,000 को कर दिया ऐड, सॉरी मैंने यहाँ 50,000 ऐड कर दिया, यहाँ पर है 15,000। अब देखो सर अब क्या होगा, अब जो जो आइटम्स रहेंगे उसको देखो। ये क्लोजिंग बैलेंस का क्या होगा सर मैं बाद में बताता हूँ। सर इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ये दोनों होते हैं मेरे करंट एसेट। अब करंट एसेट का सोचो,
इन्वेंट्रीज जो है वो पहले थी 1 लाख की, अब होगी 1,82,000 की। मेरे को पता है जब भी इंक्रीज इन एसेट होता है सर, अगर इंक्रीज इन एसेट होता है, अगर सपोज कर लो मैंने कोई भी मशीन नहीं ली, एसेट इंक्रीज हो गया, मेरा पैसा चला गया, तो करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा तो उसको करता हूँ सर मैं लेस। तो सर 82,000 को मैं कर दूंगा लेस, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये मेरा चला गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये रहा। तो सर अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा अगर मेरा करंट एसेट, तो सर मैं उसको क्या कर दूंगा लेस। तो मेरा यहाँ पर कौन सा करंट एसेट था जो लेस हुआ सर, वो हुआ मेरा, किधर गया, इन्वेंट्री सर 82,000 से हो गई लेस। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा लेस 82,000। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 82,000 सर, इसको कर दिया मैंने लेस। अब देखो सर नेक्स्ट, तो सर ये दोनों मेरे हो गए। सर ट्रेड रिसीवेबल्स, सर ये मेरे एसेट्स हैं सर, 157 के ट्रेड रिसीवेबल पहले थे, अब भी 157 के हैं, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो सर इसको रिमूव कर दो। अब देखो सर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, सर वो है मेरा ओपनिंग बैलेंस है 81,000, क्लोजिंग है 91,000। बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं पहले ऐड करता हूँ ओपनिंग बैलेंस को, क्योंकि ये कैश है तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। तो सर देखो अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुमने फॉर्मेट ये जो बनाया मैंने वो ढंग से ना बनाया तो तुम्हारा कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो अगर ऐसे ही बनाया तो तुम्हारे पास सब कुछ लिखा हो, डालते जाओ। 81,000 का सर मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस, तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ कि करंट इन्वेस्टमेंट मेरी कैश और कैश इक्विवेलेंट होती है, और सर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ 81,000। ये 81,000 है सर मेरा कैश, और मैं इसको ओपनिंग बैलेंस को लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सर 15,000 प्लस 81,000 सर मेरा आ गया 96,000 का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है सर, अब देखो क्या करेंगे। अब मैंने अभी तो 2 चीज़ें छोड़ी हैं बस पूरी बैलेंस शीट के अंदर। सर पहली करंट इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला इसका मैं बाद में बताता हूँ। अब तुम लोग क्या करोगे, अब इसका करो टोटल। सर सबसे पहले टोटल करने के लिए मेरे को वर्किंग नोट का टोटल करना पड़ेगा, ताकि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई है। सर एक बात बताओ, ये आपने फॉर्मेट में लिख दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, अब पेपर में तो गिवन नहीं है बेटा, नहीं गिवन है ना, तो यहाँ पर लिख दो 0, क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो सर, अब मैंने इसको प्लस किया, मैंने 18,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 50,000 प्लस 20,000, सर मेरा यहाँ पर आ गया 1,63,000। ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ईओआई। सर इसको उठा के ले जाओ यहाँ पर। अब मेरे को एक बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1,63,000 जो है उसको मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। अब देखो सर इसका टोटल करो, तो ये जो टोटल आएगा ना मेरा, ये आएगा नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसमें मेरे को ये भी ऐड करना, और इसका टोटल इधर लिख दो। सर 20 को ऐड करना है, 20 10 30 और 55,000 सर मेरा इधर आ जाएगा। लेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं 163 में प्लस कर दूंगा सर 55,000, तो मेरा आ जाएगा सर 2,18,000। अब देखो सर यहां पर ऐड कर रहा हूं 34, लेस कर रहा हूं 82, इसका मतलब है सर कि मेरा नेगेटिव बैलेंस आएगा 48,000 का। तो सर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आएगा वो कैसे आएगा, मैं यहाँ पर लेस कर दूंगा 48,000। सर 2,18,000 में से माइनस कर दो 48,000, तो मेरा आंसर आता है 1,70,000। सर ये 1,70,000 के अंदर मेरे को 35,000 लेस करना पड़ेगा, तो मैं माइनस कर दूंगा 35,000, तो सर मेरा यहाँ पर आ जाएगा 1,35,000 आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको मैं नाम दे दूंगा ए। सर ये यहीं से ये लेस हुआ, ठीक है। अब देखो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का टोटल करता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो तुम लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, अगर नेगेटिव आएगी तो कैश यूज इन। अब मेरे को एक बात बताओ, 10,000 पॉजिटिव है सर, यहाँ पर 1,30,000 नेगेटिव है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सर वो कितना आया मेरा, सर इसका टोटल सर मेरा आ गया नेगेटिव 1,20,000। अगर नेगेटिव आया तो इसका मैं नाम दे दूंगा सर, इसको दे दूंगा नाम बी। अब देखो फाइनेंसिंग का टोटल करो सर, 50 नेगेटिव 20 नेगेटिव माइनस 70 प्लस 1 लाख तो प्लस 30, प्लस 30 में प्लस 10 करोगे तो प्लस 40 और माइनस 50 करोगे तो नेगेटिव 10,000। तो सर अगर ये नेगेटिव 10,000 है ना, तो इसको मैं बोलूँगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सर ये हो गया मेरा सी। सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखो सर उसने क्या बोला कि जो भी तुम्हारा ए बी सी को प्लस करके आंसर आया, मैं पहले देखता हूँ ए बी सी को प्लस करके आंसर क्या है।
सर ए का टोटल था 135, सर 135,000 में से बी था -10, सॉरी -120, तो मैंने बी में से -120 कर दिया लेस। सर 120 माइनस लेस हुआ और माइनस कर दूंगा 10,000, तो सर मेरा आंसर आ जाएगा 5,000। तो देखो मेरा नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 135 पॉजिटिव था। अब देखो सर मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 120 था नेगेटिव। अगर सर मेरा ऑपरेटिंग में 135 पॉजिटिव फिर मतलब पैसा आया, इन्वेस्टिंग में 120 नेगेटिव पैसा गया, तो सर मेरे पास नेट कितना है 15,000। अब वो बोलते 10,000 फाइनेंसिंग में चला गया, तो सर 15,000 में से 10 गया तो यहाँ बचा 5,000। ये आ गया सर मेरा नेट इंक्रीज कितना हुआ, ऑपरेटिंग में आया, फाइनेंसिंग में गया, इन्वेस्टिंग में गया, तो उनका नेट कितना आया सर 5,000। अब देखो ये जो मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस है सर इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि सर अब देखो सर साल की स्टार्टिंग में मेरे पास ओपनिंग था 96,000 का, तो साल की स्टार्टिंग में 96 था, मेरे पूरे साल में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में से मेरे को जो पैसा आया सर वो आया 5,000। तो सर यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट विल बी योर 1,01,000। अब सर इसका ना आंसर टैली कैसे करना, देखो मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है, मैंने दो चीज़ें छोड़ी थी बैलेंस शीट में, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 की और एक कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। सर इनका ना क्लोजिंग बैलेंस मैंने छोड़ा था, क्लोजिंग बैलेंस को दोनों टोटल करो तो 91 + 10 1,01,000 आता है। इसका मतलब है मेरा आंसर सही है, क्योंकि बैलेंस शीट भी बोल रहा है कि मेरे पास साल की एंडिंग में 1,01,000 का कैश पड़ा है। तो सर मेरा ये पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट का जो आंसर है सर वो भी आ रहा 1,01,000। तो सर आई होप तुम लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये चार फॉर्मेट, ये जो चार स्टेप्स है ना, इसमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो, जो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बनाना। दूसरे फॉर्मेट एज इट इज बनाना। अगर लेट्स सपोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं मिली तो सर उसको नील लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, और एक लाइन लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो सर सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, फिर वर्किंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट के उसका रिस्पेक्टिव हेड में डालो। जब सब कुछ हो गया बैलेंस शीट में देखते जाओ सर क्या प्लस है क्या नेगेटिव है, और सर तुम लोगों का आंसर मैच हो जाएगा। So sir, I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.